वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इतिहास का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो रहेगा, भारतीय इतिहास में गुप्त युग के उद्भव का क्या महत्व है। यानी गुप्त काल का जो उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य जो स्थापित हुआ, उसके उदय का क्या महत्व रखता है इतिहास में। उस समय भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व है। तो एक क्वेश्चन और भी आता है इस गुप्त काल से रिलेटेड, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से या फिर चैनल पेज पे जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे आज हम, गुप्त युग के उद्भव का महत्व। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग के आगमन के साथ सभी विद्रोही तत्व नहीं रहे और राजनीतिक एकता परिदृश्य में आई। ठीक है, इस युग का जो आगमन हुआ, यानी जैसे ये युग आया इतिहास के काल में, तो जितने भी विद्रोही तत्व थे भारत के अंदर और राजनीति में जो एकता नहीं दिखती थी वो अब दिखने लगी। देश में शांति और सुरक्षा स्थापित हुई और सभी आंतरिक झगड़े समाप्त हो गए। देश में शांति और सुरक्षा स्थापित हुआ, जितने भी आंतरिक झगड़े थे वो अब खत्म होने लगे। कला और साहित्य के क्षेत्र में देश ने बहुत प्रगति की। ठीक है, कला के क्षेत्र में, फिर साहित्य के क्षेत्र में भारत में उस समय काफ़ी प्रगति हुई। पूरा वातावरण शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। पूरा वातावरण शांति समृद्धि से भरा हुआ था। संक्षेप में इस युग के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित है। अगर हम इसका पॉइंट वाइज देखें तो निम्नलिखित महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप कोशिश करें ज़्यादातर क्वेश्चनों को पॉइंट वाइज लिखने की एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे आपको नंबर पूरे मिलने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अंधकार का अंत। मौर्य साम्राज्य के बाद कुषाणों के काल में देश में शांति स्थापित हुई। मौर्य साम्राज्य जब खत्म हो गया तब कुषाणों का शासन आया। कुषाणों के काल में क्या हुआ, देश में शांति स्थापित हुई, लेकिन क्या था, यह थोड़े समय के लिए ही चला। कुषाणों के बाद पुनः आंतरिक संघर्ष और युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही कुषाणों का कार्यकाल खत्म हुआ वैसे ही देश में फिर क्या हुआ, नए युद्ध, फिर आंतरिक संघर्ष फिर से शुरू होने लगे। अराजकता के इस युग के दौरान शासन करने वाले राजाओं के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन गुप्त युग के आगमन के साथ ये अंधकार समाप्त हो गया और गुप्त राजाओं के इतिहास और गुप्त युग के दौरान जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ वैसे ही ये जितने भी देश के अंदर आंतरिक संघर्ष और युद्ध की स्थिति थी वो खत्म हो गई और हमें गुप्त राजाओं के इतिहास और गुप्त युग के बारे में जानने के लिए काफ़ी इतिहास में प्रमाण भी मिलता है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि गुप्त युग के आगमन के साथ हमारे इतिहास का अंधकारमय युग नहीं रह गया। ठीक है, इसलिए हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो पहले अंधकारमय युग चल रहा था भारत के अंदर कुषाण शासक के बाद, वो अब धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य के समय खत्म होने लगी और प्रकाश छा गया। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है राजनीतिक एकता। गुप्त काल में पहले छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। गुप्त काल में क्या था, जो देश था वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। नाग और वाकाटक महत्वपूर्ण राजवंश थे। इनके अलावा योद्धे, लक्षवी, मालवा आदि राजवंश भी मौजूद था। इन राजवंशों के राजा अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहते थे। इन राजवंशों के जो राजा थे वो हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहते थे। देश में कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था जो देश में राजनीतिक एकता स्थापित कर सके। ये छोटे छोटे राजा थे और ये हमेशा युद्ध में लगे रहते थे। युद्ध में लगे होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी, जिस कारण ये बड़े राजा नहीं बन पाते थे और इससे क्या हुआ, राजनीतिक एकता देश में नहीं थी उस समय।
कनिष्क एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसका कार्यकाल बहुत छोटा था। कनिष्क एक शक्तिशाली शासक था उस समय का, लेकिन फिर भी उसका जो शासनकाल का समय था, यानी उसका कार्यकाल बहुत छोटा था। गुप्त राजाओं ने इस देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसी जगह पर गुप्त जो राजा थे, उन्होंने राजनीतिक एकता स्थापित करने में मदद की। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है शांति और समृद्धि। गुप्त राजाओं ने उच्च गुणवत्ता वाला प्रशासन प्रदान किया और देश में शांति स्थापित की। गुप्त राजाओं ने देश में शांतिपूर्ण प्रशासन व्यवस्था और स्थापित की और व्यापार को बढ़ावा मिला और देश समृद्ध हुआ। व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जिस कारण से काफ़ी विदेशी मुद्रा भी आई, फिर देश में भी व्यापार अच्छा हुआ। तो इस कारण से क्या हुआ, उस समय का जो व्यापारी वर्ग था वो भी काफ़ी लाभान्वित हुआ। चौथा जो पॉइंट है वो है हिंदू धर्म का पुनः उदय। गुप्त युग के दौरान हिंदू धर्म का पुनः उदय हुआ। अशोक और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने भारी प्रगति की। अशोक और कनिष्क दोनों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बन गए बाद में, ठीक है, बौद्ध धर्म के शिष्य बन गए, जिस कारण से उन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। लेकिन गुप्त राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे, जो उनको शासनकाल के दौरान काफ़ी हद तक फैल गया। तो इसीलिए क्या हुआ था, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और गुप्त राजा हिंदू थे तो उन्होंने हिंदू धर्म को ज़्यादा प्रचार करने पर जोर दिया। इसलिए उस समय क्या हुआ, हिंदू धर्म के अनुयायी भी काफ़ी संख्या में बढ़े। पांचवा जो पॉइंट है वो है ललित कला में प्रगति। गुप्त काल में ललित कला ने काफ़ी प्रगति की। हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ और चित्र बनाए गए, ठीक है। हिंदू देवी देवता के जो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ फिर चित्र है वो उस समय बनाए गए थे। अजंता की गुफाओं का भी निर्माण किया गया था उस समय। इस युग में धातु की मूर्तियाँ बनाने की कला भी विकसित हुई, और इसी समय क्या हुआ, धातु की जो मूर्तियाँ बनती है वो भी शुरू हो गया था, ठीक है। साहित्य में प्रगति। गुप्त काल साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, ठीक है। साहित्य की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा गुप्त काल। देश में संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य में भारी प्रगति हुई इस समय। इस युग में कालिदास और विशाखदत्त का जन्म हुआ। गुप्त काल में ही कालिदास और विशाखदत्त के नाम के दो महान ज्ञाताओं का जन्म हुआ। हरीशा और अमरसेना का संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान था। इन्हें छोड़कर ज्योतिष, गणित, भूगोल, रसायन शास्त्र आदि पर पुस्तकें लिखी गई थी। आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त इस युग के महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, इनको इस युग के महान वैज्ञानिक बताए गए हैं, ठीक है, जो वे वास्तव में थे भी। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है विदेशी संबंध। दरअसल गुप्त काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहली बार भारतीय अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेशों में गए। गुप्त काल में ही भारत के लोग अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेशों में गए। जावा, सुमात्रा, बाली, बर्मा तथा अन्य देशों में भारतीय संस्कृति के केंद्र बनाए गए। यहाँ तक कि भारतीयों ने विभिन्न देशों में उपनिवेश बनाए। इस समय क्या था, भारतीय लोगों ने भी दूसरे देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था। अब जो देखेंगे हम 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है इस काल में देश में विदेशी शक्तियों का अंत हो गया। जो विदेशी शक्तियाँ थी उनका अंत हो गया। समुद्रगुप्त ने विदेशी राजाओं को पराजित कर भारत को विदेशी राजाओं के शासन से मुक्त करा लिया। इस समय जो गुप्त राजाओं में से एक थे, उन्होंने विदेशी राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य को, भारत को विदेशी राजाओं के शासन से मुक्त कर दिया। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप समुद्रगुप्त लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन के
आंसर जानने के लिए चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।